हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, रोटेशन ऑफ मिरर और एंगल ऑफ डेविएशन और फिर फील्ड ऑफ व्यू। ये तीन चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। लेकिन चूंकि ये पहला लेक्चर है, इस वजह से हम थोड़े बेसिक्स को भी समझेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और प्लेन मिरर का फॉर्मेशन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इन बेसिक चीजों को भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। और बात रही कि ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इसके बारे में डिटेल में ना सही, इसका बस इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप इसके बारे में और बुक में पढ़ सकते हैं। इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 का भी है और उससे हाई लेवल जो जेईई एडवांस के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट और लाइट से रिलेटेड जो नेचुरल फेनोमेना है उसे डिस्कस करते हैं। लाइट से रिलेटेड नेचुरल फेनोमेना क्या क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सारी चीजों को, और फिर साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ जाएगा? हमारी आंखें, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। और इन सारे चीजों के लिए जो लाइट का बिहेवियर है, लाइट कैसे इससे होकर जब जाती है तो क्या करती है, इन सारी चीजों को हम लोग इस ऑप्टिक्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है ये आप समझ गए कि फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना को समझते हैं। अब ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी ये समझना है। देखिए, आप अपने लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस तो जरूर किए होंगे, ऑब्जर्वेशन जरूर किए होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि जब आप किसी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई पक्षी है, कोई अगर बर्ड है और वो अपने शिकारी को, ठीक है, वो अपने शिकार को लेने के लिए आसमान से जब जमीन की तरफ आती है तो आप ये देखेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे वो जमीन के नजदीक आती चली जाती है उसके शैडो को आप डार्क होते हुए, गाढ़ा होते हुए देखते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो, एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपने शिकार को पकड़ती है तो उसका जो शैडो बनता है जमीन पर वो भी एकदम बारीक और एकदम अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको, और वो जस्ट उसके नीचे होता है। लेकिन जब वो अपने शिकार को लेकर चली जाती है, ठीक है, आसमान की तरफ वापस लौट जाती है, तब उसका शैडो धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो एक हाइट पर होगी तो उसकी इमेज आपको, उसका शैडो जमीन पर नहीं दिखता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है एक्चुअली में कि जब वो, अगर हम जमीन, ग्राउंड को अगर हम स्क्रीन मान लें और सूरज को सोर्स मान लें, सोर्स ऑफ लाइट सूरज को मान लें और जमीन को स्क्रीन मान लें, तो ये आप क्या देख रहे हैं? आप एक्चुअली में ये देख रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन के नजदीक है तो उसका शैडो फॉर्म हो रहा है, लेकिन वही जब ऑब्जेक्ट सोर्स के नजदीक चला जाता है तो इमेज शैडो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यही चीजें हमें समझनी है। तो लाइट का ये डुअल बिहेवियर कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन के नजदीक हो तो इमेज फॉर्मेशन होगा, शैडो फॉर्मेशन होगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब सोर्स के नजदीक चला जाए तो इमेज, ये शैडो फॉर्म नहीं करता। आप ये घर में भी कर सकते हैं, एक बल्ब जला लें और सामने एक इस दीवार या कुछ भी रखें, ठीक है, और जब आप दीवार के नजदीक अपने हाथ को या कलम को या किसी भी चीज को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका शैडो उस दीवार पर बन रहा है। लेकिन जब आप उस ऑब्जेक्ट को, जो भी है, कलम या पेन या जो हाथ है आपका, उसे जब आप बल्ब के नजदीक ले जाएंगे तो आपका जो शैडो बन रहा था वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो ये डुअल बिहेवियर दिखाने के लिए, ये डुअल बिहेवियर समझने के लिए हमें डुअल थ्योरीज चाहिए, और वो डुअल थ्योरी है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। शैडो के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें मानना होगा कि लाइट जो बनी है वो एक्चुअली में पार्टिकल से बनी है, और पार्टिकल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। जैसे कि अगर आप बुलेट के एग्जांपल को लें
तो जब आप बुलेट किसी गोली को दागते हैं, बुलेट को किसी की तरफ छोड़ते हैं, तो बुलेट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। वो आप मूवी में देखते होंगे ऐसे, वो एडिटिंग वो एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है, कि गोली घुमा देना और वो कर देना, ठीक है। तो बुलेट हमेशा कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो उसी तरह पार्टिकल थ्योरी ये कहता है कि लाइट बनी है एनर्जी के पैकेट से, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है। लाइट बनी है एनर्जी के पैकेट से, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, और उस फोटोन की स्पीड होगी, है ना, उस फोटोन की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल थ्योरी है। और चूंकि ये रे है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, और स्ट्रेट लाइन, इसका डायरेक्शन स्ट्रेट है, इस वजह से हम इसे रे कहेंगे। और इस थ्योरी को, लाइट की इस थ्योरी को, पार्टिकल थ्योरी को, जिस ब्रांच में ऑप्टिक्स की, जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे, उससे कहते हैं रे ऑप्टिक्स या फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये भी नाम है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर ये बताएगा क्या कि शैडो फॉर्म होता है। कैसे शैडो फॉर्म होता है? जैसे कि देखिए, अगर ये मेरा हाथ है, जैसे होली है, होली के दिनों में क्या होगा कि आप बलून के अंदर कलर भर के दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर वो बलून का कलर जो है, बलून के अंदर जो कलर भरा हुआ है, वो अगर आए और यहां हिट करे, तो इसको विजिबल करेगा, लेकिन इसको विजिबल नहीं करेगा। इसको विजिबल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आया, हिट किया, और इस हिस्से पर ब्लास्ट हुआ, यहां नहीं पहुंच सका। तो जहां पहुंचा वहां ब्राइट, जहां नहीं पहुंचा वहां डार्क, और उसी डार्क को हम लोग क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। तो ये पार्टिकल बिहेवियर से हम शैडो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इस वजह से रे ऑप्टिक्स जो एक्चुअली में है वो पार्टिकल थ्योरी है, और वो बताएगा शैडो फॉर्म क्यों करता है, और लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज, ये कंसेप्ट लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन शैडो फॉर्म क्यों नहीं कर रही है, या शैडो फॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? तो इसको बताने के लिए, जिसे हम लोग डिफ्रैक्शन, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, वो समझेंगे वेव थ्योरी से, ठीक है, वो समझेंगे वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी क्या है? तो वेव थ्योरी ये कहता है कि लाइट जो बनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, ये वेव थ्योरी में हम लोग समझेंगे। और इसके बेसिस पर हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएगा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये वेव थ्योरी है जो आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 है, और ये जो रे ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये है चैप्टर नंबर 9। तो ये इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया। अब इसके आगे बात करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट किस चीज से बनी है? फोटोन से बनी है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं किस चीज की? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन मींस क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जैसे अगर हम यहां पर एक टॉर्च जलाएं, ठीक है, टॉर्च जलाएं और ये सरफेस पर स्ट्राइक हो, तो इससे जब लाइट निकलकर ऐसे जाएगी, स्ट्राइक होगी, तो ये एयर मीडियम है, ठीक है, ये एयर मीडियम है। अब जब यहां से ऐसे निकलकर गई और फिर लौटकर इसी पर आएगी, यहां से ऐसे गई और फिर लौटकर इसी मीडियम में आ रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो गई और बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये आप समझ गए। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे अगर मीडियम चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई शीशे की खिड़की है, ठीक है, और मैं यहां से अगर लाइट को भेजूं, तो लाइट ऐसे जाएगी और फिर इस शीशे वाली खिड़की से होकर उधर निकल जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि आप पानी पर खड़े होते हैं, या पानी के किनारे अगर आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उस पानी का, जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो आपको दिखेगा। तो वो बॉटम क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां से लाइट आई वाटर मीडियम से होते हुए, तब एयर मीडियम में आई और फिर आपके आंखों पर पड़ी, तो वहां पर मीडियम चेंज हुआ, वाटर से एयर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन समझ गए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन क्या? ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। वन मीडियम एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्शन समझ गए, रिफ्रैक्शन समझ गए। अब एक चीज समझिए कि जब कहीं भी किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगी, तो तीन चीजें होती हैं। पहला क्या है? तो रिफ्लेक्शन होगी। पहली चीज क्या है कि वो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज क्या होगी? तो रिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज क्या होगी? एब्जॉर्प्शन।
ये तीनों चीजें होती हैं जब एक लाइट किसी सरफेस पर, ये सरफेस है, ठीक है, जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो ये तीनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी और साथ में एब्जॉर्प्शन भी, ये तीनों चीजें होंगी। अब इस तीन में से कौन सी चीजें होंगी ये कौन डिसाइड करेगा? सरफेस। सरफेस अगर मान लीजिए ओपेक है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, बहुत, ये तीनों चीजें होती है। लेकिन सरफेस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इस तीनों में से उसके परसेंटेज ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ओपेक, ओपेक कहने का मतलब कि जो अपने अंदर से लाइट को ना पास होकर जाने दे उसे हम क्या कहेंगे? ओपेक। जो अपने अंदर से, जैसे दीवार, दीवार को अगर आप देखें तो दीवार अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देती है, इस वजह से दीवार क्या है? ओपेक है, ठीक है। तो सरफेस पर, सरफेस ओपेक होगा तो रिफ्लेक्शन 99.5% रिफ्लेक्शन होगा, 0.5% में ये दोनों चीजें होंगी। अगर सरफेस ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, अगर सरफेस ट्रांसलूसेंट है तब रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब कि हल्का, ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब कि पार्शियली अलाउ करेगा, पार्शियली ब्लॉक करेगा। जैसे ठंड के दिनों में देखेंगे कि जो खिड़की के ऊपर जो फॉग जम जाता है तो उससे आप ना तो फॉग जम जाती है तो उससे ना तो आप आगे देख सकते हैं और ना ही पीछे देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन रोशनी उसके अंदर आती है, आपको फील होगा हाँ सुबह हो गया, सुबह हो गई, ठीक है, तो सुबह हो गई ये आपको फील होगा, लेकिन पूरा आप क्लियर विजुअलाइज या क्लियर विजन आपको नहीं मिलेगा। अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी हल्का होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। मतलब ये तीनों चीजें होंगी जब सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती, लेकिन इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि सरफेस कैसा है? ओपेक है अगर तो 99.5% रिफ्लेक्शन, 0.5% में रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन होगा। ट्रांसलूसेंट है तो 50-50 रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, डिपेंड करता है कि वो ट्रांसलूसेंट है तो किस कदर ट्रांसलूसेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो 99.5% रिफ्रैक्शन होगा, 0.5% में रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होगा। तो जब किसी भी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। नॉर्मल कहने का मतलब है कि ये जो सरफेस पर परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, इस सरफेस पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आने वाली रेखा को लाइट या रे को हिंदी में लाइट कहें तो किरण और रे अगर कहें तो रेखा, तो रेखा आई, ठीक है, यहां से एक रेखा आई, इस रेखा का नाम क्या है? इंसिडेंट रे, आने वाली रेखा, इंसिडेंट रे, ठीक है। जैसे ही यहां पड़ेगी तो ये कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और फिर यहां से ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल गई तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रेखा, ठीक है, और यहां पर ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, आने वाली रेखा, नॉर्मल और जाने वाली रेखा, ये तीनों एक पॉइंट पर पड़ेंगे जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पर पड़ेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला लॉ है, ठीक है, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी मिला होगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक पॉइंट पर स्ट्राइक होगी, एक सेम प्लेन और सेम पॉइंट पर लाई करेगी जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा लॉ क्या है? ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितने के एंगल से आई है उतने ही के एंगल से जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होंगे, ये है सेकंड लॉ, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा
उसको यहां पर हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला पॉइंट जिसका जरूरी वाली चीज क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया है। अब इसे इरेज कर देते हैं। अब समझेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। या प्लेन मिरर से पहले एक चीज और समझना है, क्या है, देखिए यहां पर मैं दो सरफेस ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं दो सरफेस ले लेता हूं, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है, और एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। दो सरफेस मैंने ले लिया। अब दोनों के सामने मोमबत्ती को रख देता हूं। ये एक मोमबत्ती है, कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, यहां मैंने रख दिया, और यहां पर भी मैंने कैंडल को रख दिया, ठीक है, कैंडल को रख दिया। अब देखिए इस कैंडल से इनफाइनाइट रेज आएगी और जाएगी। इनफाइनाइट रेज आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है। इससे भी इनफाइनाइट रेज आएगी, जाएगी, आई, गई, ठीक है। अब देखिए जब आप अपनी आंखों को, ठीक है, जब आप अपनी आंखों को इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, ठीक है, आंखों को जब अपने इस तरफ रखेंगे तो यहां पर आपको एक पीछे इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है, इसकी इमेज दिख रही। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। लेकिन जब आप अपनी आंखों को यहां रखते हैं तब आपको यहां कुछ नहीं दिखता है, नथिंग, बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक दो सरफेस है, ये दोनों सरफेस है, ठीक है, ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है। इस सरफेस के आगे आप मोमबत्ती को रख के देख रहे हैं तो इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन इस सरफेस के आगे मोमबत्ती को रखकर देख रहे हैं तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही। ये हो रहा है बाबा जी का टुल्लू, ठीक है। तो अब आप क्या कहिएगा, यहां पर इमेज फॉर्म कर रहा है, यहां पर इमेज फॉर्म नहीं कर रहा। तो यहां पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है तो इस वाले पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर हो रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको एक और नाम से जानते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मेरे साथ बोलिए, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब जिसमें इमेज फॉर्म हो उस रिफ्लेक्शन का नाम क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसमें इमेज फॉर्म नहीं करे उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि यहां का जो सरफेस है वो स्मूथ है, यहां का जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। और यहां पर रिफ्लेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहां का सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, ठीक है। तो जहां रफ सरफेस हो वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जहां पर स्मूथ सरफेस हो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए कि जब आप अपने चारों तरफ देखिएगा अपने कमरे में तो आपको आईने में आपको हर चीज की इमेज दिखेगी। अगर आप आईने के सामने हैं तो आपको खुद की इमेज दिखेगी, अगर आप आईने से हटकर हैं तो दीवार या किसी और भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखती है। लेकिन जब आप दीवार में देखते हैं तो दीवार में आपको इमेज नहीं दिखती। इसका मतलब कि दीवार पर जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और दीवार का सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, क्योंकि आप दीवार में खुद को देखकर ये कंघी नहीं कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फेस वॉश या कुछ भी, मेकअप टेकअप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो सरफेस कैसा है, रफ है, उसमें आपको इमेज अपनी नहीं दिख रही। लेकिन स्मूथ सरफेस आप प्लेन मिरर में देख के बाकायदा एकदम, मैं भी थोड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि मिरर का जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। मिरर का सरफेस कैसा है, स्मूथ। अब मिरर का सरफेस स्मूथ है, इस वजह से आपको वहां पर इमेज दिख रही है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ गए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ गए। रेगुलर रिफ्लेक्शन के पीछे क्या कंसेप्ट है, स्मूथ सरफेस होना, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के पीछे क्या है, रफ सरफेस होना। अब यहां पर देखें तो प्लेन मिरर हम लोग समझेंगे, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का बनावट क्या होना चाहिए, देखिए प्लेन मिरर,
अब हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हमें इमेज देखना है, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज ही दिखता है। तो इमेज देखने के लिए सबसे पहले सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शीशा ले आते हैं। शीशे सा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, वो वाला शीशा नहीं, शीशा उठाकर ले आए और शीशे को सामने रखते हैं, क्योंकि शीशे को जब आप फील कीजिएगा, टच कीजिएगा, तो वो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, एकदम स्मूथ ले आए। अब उस शीशे के एक साइड, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तभी तो इमेज आपको देखने को मिलेगी, तो हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है सिल्वर कलर, तो शीशा ले आए और शीशा की एक साइड में सिल्वर कलर से पेंट कर दिए। तो अब यहां से जो भी रेज आएगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, इधर से भी जो भी रेज आएगी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, क्योंकि शीशा से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। लेकिन सिल्वर है मेटल, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो सिल्वर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड ना बनाए, मैं नहीं चाहता कि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ किसी भी रिलेशन में आए, इस वजह से मैं ये करूंगा कि, या हम ये करते हैं कि सिल्वर के ऊपर एक प्लास्टिक पेंट चढ़ा देते हैं, जैसे हम लोग लोहे के ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, ताकि लोहा एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन के रिलेशन ना बनाए और जंग ना तैयार करे, रस्ट ना हो, इस वजह से पेंटिंग कर देते हैं। तो यहां भी पेंटिंग करते हैं, सिल्वर से पेंट किए ताकि रिफ्लेक्शन हो, फिर उसके बाद प्लास्टिक पेंट कर दिए। प्लास्टिक पेंट करने के बाद अब वो एयर के कांटेक्ट से अलग है, दूर है। अब जो भी रेज ऐसे आएगी यहां से टकराएगी, चली जाएगी, और ये सिल्वर कोई भी अब रिलेशन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्लेन मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज किए, सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ग्लास लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, सिल्वर पेंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको प्लास्टिक पेंट से कोट कर दिया, प्लास्टिक पेंट। अब यहां पर जो हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे प्लेन मिरर का, वो क्या होगा, देखिए, एक ये स्ट्रेट लाइन एक तरफ, ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी। ठीक है, तो इस तरफ ये आपका हो गया पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, इधर ही सारा पॉलिश हुआ, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर कैसे बना, इसका नाम दे देते हैं एम डैश या एम डैश, कुछ भी दे सकते हैं। तो प्लेन मिरर बनाने का तरीका आप समझ गए, अब घर पे भी आप बना सकते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसे होगा, अब इसमें आपको ये जो रेगुलर और इरेगुलर है, इसमें आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया क्या? नहीं, फेल नहीं हुआ है। क्यों नहीं फेल हुआ है, देखिए, पूछिए मुझसे, फेल नहीं हुआ है। यहां पर एक्चुअली हुआ ये कि जब आप सब के लिए नॉर्मल, यहां पर देखिए जितने भी इंसिडेंट रहे सब आपस में पैरेलल है, जितने भी इंसिडेंट रहे हैं सब आपस में पैरेलल है, जितने भी रिफ्लेक्टेड रहे हैं सब आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब कि जितने भी नॉर्मल होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां पूरा जो है रेगुलर करने का मतलब क्या है कि सारी रेज, सारी किरणें एक रेगुलर पैटर्न में आ रही हैं, कोई तितर बितर नहीं हो रहा है, सब एक पैटर्न को फॉलो करके आ रही हैं और फिर जा रही हैं, सब एक नियम था, डिसिप्लिन वे में पैरेलल आई, पैरेलल गई, क्योंकि नॉर्मल भी कैसा है, पैरेलल। तो यहां पर आई, सबका आई आपस में इक्वल होगा और सबका आर आपस में इक्वल होगा। लेकिन यहां पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो ये इसके लिए आई और आर बराबर है, इसके लिए आई और आर बराबर होगा, फिर इसके लिए आई और आर बराबर होगा, फिर इसके लिए आई और आर। तो यहां पर क्या है कि सबका नॉर्मल अलग अलग, ठीक है, जैसा सरफेस है क्योंकि रफ है तो उसके अकॉर्डिंग सबका नॉर्मल क्या है, कोई तिरछा है, कोई सीधा है, कोई नीचे है, इस वजह से सबका नॉर्मल एक पैटर्न में नहीं है, इस वजह से सबका आई और आर अपने लिए, ठीक है, आई और आर अपने लिए क्या है, बराबर है, लेकिन इसका आई इसके आई के साथ बराबर नहीं होगा। यहां पर क्या है, इसका भी आई, इसका आई, सब जितनी रेज है सब की
सबका आई सेम है, सबका आर सेम है। यहां पर इसका आई इसके आर के साथ सेम है लेकिन दूसरे के साथ सेम नहीं। तो लॉ यहां भी काम कर रहा है और लॉ यहां भी काम कर रहा है। तो इतने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। और जो थंबनेल पर आप देखे हैं, आपने देखा है, वो सारी चीजें यहां अभी डिस्कस होगी। प्लेन मिरर हमारा मेन मुद्दा था, प्लेन मिरर में हम इंटर कर गए। अब हम लोग अभी समझ रहे हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन। क्या समझ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। मेरे साथ बोलते चलिए, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे प्लेन मिरर से। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से, तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि इसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। कौन सा ऑब्जेक्ट है? बोलो पॉइंट ऑब्जेक्ट की। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट समझने वाले हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर बनाएंगे। ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी। अब देखिए प्लेन मिरर जो बनाएंगे तो सबसे पहले समझना है पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे और यहां भी पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तो उसमें भी पॉइंट चार्ज आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट है क्या? पॉइंट समझने के लिए देखिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए किस केस में हम पॉइंट कहेंगे और किस केस में पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक मिरर है, तो इसका साइज कुछ है, इसके डायमेंशंस कुछ हैं, और इसके सामने मैं ये मार्कर रख दूं और मार्कर के इस ढक्कन को रख दूं, तो ये जो ढक्कन है, मतलब ये जो कैप है और ये, तो आप इस मिरर के डायमेंशन को देखिए, देख लिए, इस मिरर के डायमेंशन को देखिए और इसके डायमेंशन को देखिए। इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में इसका डायमेंशन बहुत छोटा है। तो जब इतना छोटा हो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे मिलता यह है कि इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है और इसका डायमेंशन बहुत कम है। तो जब बहुत कम हो, इतना कम हो कि इसको आप ना भी लें तो काम चल जाएगा, उस केस में इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का कंडीशन क्या है, आप दो चीजों को कंपेयर कीजिए, ठीक है। दो चीजों को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, दोनों के डायमेंशंस को देखिए। जब आप दोनों के डायमेंशंस को देख लेंगे तो देखिए कि एक का डायमेंशंस और दूसरे के डायमेंशन में क्या कंपैरिजन कीजिए। अगर एक का डायमेंशन बहुत कम है और दूसरे का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, तो जिसका कम है उसे क्या कह देना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर दोनों का डायमेंशन इतना है कि आप मतलब इग्नोर किसी को भी नहीं कर सकते, जैसे कि ये बोर्ड है, इसका कुछ डायमेंशन है और मेरा भी कुछ डायमेंशन है, तो जब इसका भी डायमेंशन है और मेरा भी डायमेंशन, और दोनों में से किसी के भी डायमेंशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का कंपेरेबल है, इस वजह से उस केस में मैं क्या हो जाऊंगा, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। और अगर इसके डायमेंशन को आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आप समझ गए मिरर के केस में। मैकेनिक्स वाला क्या पढ़ा होगा आपने, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक बस है और बस की लंबाई कितनी है, 10 मीटर लंबी है और 5 मीटर या 4 मीटर चौड़ी है। वो बस यहां मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक से जाती है दिल्ली, ठोकर नंबर 9 कालिंदी कुंज, वहां पहुंचती है। तो देखिए मुजफ्फरपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा है। और वो बस मान लीजिए 1200 किलोमीटर अगर मान लेते हैं, 1000 या 1200 किलोमीटर, तो अगर 1200 किलोमीटर है तो वो बस का डायमेंशन कितना है, 10 मीटर 5 मीटर। उस साइज के कंपैरिजन में बस कितनी चली, 1200 किलोमीटर। तो इस जर्नी के लिए बस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसी तरह एक प्लेन को भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसके डायमेंशन को देखिए, और ये किसका चक्कर लगा रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो इस वजह से जब सूरज का चक्कर लगाएगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ का साइज क्या है, बहुत कम है, इस वजह अर्थ को के लिए हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। अब इस पॉइंट से यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास होती है। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास होगी, लेकिन हम यहां पर इनफाइनाइट रेज नहीं लेंगे, मेरा मन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट रेज हम ले सकते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि जब आप इनफाइनाइट रेज लीजिएगा तो उसी बनाने में, उसी को ही ड्रॉ करने में आपका दिन निकल जाएगा और जो इमेज बनेगा वो गंदा बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इमेज बना, ये बनी तो बनी कैसे। ठीक है, तो वो समझने के लिए हम मिनिमम कितने रेज लेंगे, 2। इनफाइनाइट नहीं, कितने रेज लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, ओनली 2 इमेजेस, 2 रेज लेंगे। एक रे को मैं सीधे भेजूंगा, सीधे गई तो वापस आ गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
दूसरे को ऐसे भेजूंगा, तो जितनी एंगल बनाकर आई है उतनी ही एंगल बनाकर जाएगी। ठीक है, जितनी एंगल बनाकर आई उतनी ही एंगल बनाकर निकल गई। अब देखिए इमेज कहां फॉर्म करेगा, तो इमेज वहां फॉर्म करता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिले जाकर। इमेज कहां फॉर्म करेगा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे जहां पर जाकर मिलेंगे उसी को हम लोग वहीं पर इमेज फॉर्म करता है। तो क्या यहां पर इमेज फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर ये भाई साहब तो इधर चल दिए, ये भाई साहब तो इधर चल दिए। क्या ये दोनों चचा के पास मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इधर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए ये डाइवर्ज होते चले जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसे पीछे प्रोड्यूस करता हूं। तो पीछे जब आप इसे प्रोड्यूस कीजिएगा तो देखिए, पीछे जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां तक, और इसे जब आप पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये दोनों जाकर यहां पर मिली, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना। ये डॉटेड लाइन इस बात का सबूत है कि ये रे माना हुआ है, ये इमेजिनरी है ना कि, ठीक है, ये जो रे है ये इमेजिनरी है, इस वजह से इमेज भी इमेजिनरी मतलब वर्चुअल इमेज आपको फॉर्म करती हुई नजर आएगी। आप इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डॉटेड लाइन मींस वर्चुअल इमेज, सॉलिड लाइन मतलब रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्चुअल, ये डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, इमेज बोलते हैं। सॉलिड लाइन रियल रेज, रियल ऑब्जेक्ट, डॉटेड लाइन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिए, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब यहां पर नेचर थोड़ा देखें कि जो इमेज फॉर्म करी है उसका नेचर क्या क्या है। तो नेचर ऑफ इमेज देख लीजिए, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पहला जो इमेज, ये पहला जो नेचर है वो क्या है, सबसे पहले वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कैसा होगा, तो दूसरा होगा आप, दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज क्या है, तो लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। तो ये नेचर ऑफ इमेज ऐसा है। अब एक चीज यहां आपके दिमाग में बात आ सकती है कि नहीं, कैसे मालूम करें, ये प्रूफ कीजिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसे बराबर है, प्रूफ कीजिए तो। इजी है प्रूफ करना, कैसे, यहां पर आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल 1 और दूसरा हो गया ट्रायंगल नंबर 2। बस आपने ये करना है कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ही आसान काम है। कैसे, देखिए, इस ट्रायंगल में यहां पर ये 90 बन रही है, सॉरी 90 बन रहा है, तो सेम इस ट्रायंगल में भी यहां पर 90 बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का एक एंगल तो मिल गया कि दोनों 90 90 है, एक एंगल हमने ले लिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस लाइन को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं, इस लाइन को अगर मैं इधर पीछे प्रोड्यूस करूं, ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं, और ये अगर आप देखें तो ये अगर R है तो ये भी कितना हो जाएगा, R, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों R बराबर हो गया। अब चूंकि ये R है और R और ये भी तो 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, अब देखिए 90 में और I और R आपस में इक्वल है, तो इसे मैं I ही लिख देता हूं। ठीक है, I ही लिख दिया। अब ये I है तो ये भी I है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस I, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस I। अब दो एंगल हमने बराबर दिखा दिया। ठीक है, ये 90 90 और ये 90 माइनस I, ये भी 90 माइनस I, और ये जो बीच वाली लाइन है ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। इस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये कैसे प्रूफ हो गया, ये आप समझ गए। दोनों ट्रायंगल को बस क्या कर देना था, कॉन्ग्रुएंट कर देना था। ये 90 ये 90, ये 90 माइनस I, ये 90 माइनस I, और ये साइड बीच वाला क्या है, कॉमन है। इस वजह से एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये साइड इस साइड के बराबर। अगर आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड को सामने रखिए मिरर के, और उसके
बॉक्स को काउंट कर लीजिए, जितना बॉक्स इधर है उतना ही बॉक्स उधर बनेगा, और फिर उस बॉक्स के डायमेंशंस को मेजर करके देख लीजिए, तो जितना इधर बॉक्स है और जो डायमेंशन होगा वही उधर होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब फाइनाइट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट ऑब्जेक्ट क्या होगा देखिए, ठीक है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट यहां मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए काम ये करना है कि यहां पर एक पॉइंट से हमने दो रे निकाली है, तो यहां 2 पॉइंट है, तो हर पॉइंट से 2 निकालेंगे। तो कैसे कैसे काम चलेगा देखिए, यहां पर एक रे ऐसे गई वापस हो गई, ये ऐसे गई ऐसे लौटी, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाकर ये लौटेगी। यहां से ऐसे गई वापस आई, ऐसे गई ऐसे, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाकर लौटेगी। अब देखिए दोनों को जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इधर तो मिलने से रहा, तो जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर, ये इधर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो ये आपका इमेज फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये आपका फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम है, और ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम है। तो इतने बेसिक्स हमें जानने थे, ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा है जो आपने थंबनेल पर देखा है वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। इतने में उम्मीद करते हैं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये डाला हुआ है कि कितने मिनट पर, कितने ड्यूरेशन पर आपको कौन सी लेक्चर मिलेगी, तो आप वहां से देखकर डायरेक्ट आप उस लेक्चर तक, मतलब उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो प्लेन मिरर जहां हमें पहुंचना था वहां हम पहुंच गए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज फॉर्मेशन कर लिया है, और नेचर ऑफ इमेज को भी लिख चुके हैं। अब यहां पर जो हमने देखा था, जो लिखा था, ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन और फील्ड ऑफ व्यू, ये हमें समझना है। सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू समझते हैं। इसी फिगर में अगर हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली में क्या होता है देखिए। फील्ड ऑफ व्यू कहने का मतलब कि यहां ये अगर मिरर है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम अलग हटकर रखते हैं या थोड़ा इसे मिटा देते हैं ताकि मुझे जगह मिल जाए आपको और अच्छे से समझाने के लिए। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो पहला सिंपल सा टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू, परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन नहीं। अब यहां से प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहने के लिए बने ही रहिए, ज्यादा सही है। पॉइंट्स, ठीक है, प्लेन मिरर के पॉइंट्स। पहला हम लोग समझ रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है। तुम दिल की, नहीं, फील्ड ऑफ व्यू वो नहीं है, तुम दिल की धड़कन में, वो फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर एक ये मिरर रख लेता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट यहां रख लिया मैंने, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख लिया है तो एक रे ऐसे गई ऐसे लौटी, एक रे ऐसे गई ऐसे लौटी, ठीक है। फिर एक रे इधर से भी ऐसे जाकर ऐसे लौटेगी, ठीक है। तो ये एंगल R1 I1 यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I1 I2 R2। तो इसकी इमेज किधर बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनी I O। अब देखिए ये जो दो रे है, इस पूरे रेंज में आप किधर भी अपने चक्षु को, चक्षु बोले तो ये चक्षु, अगर आप इस रेंज में अपने चक्षु को रखेंगे तो आपको इसकी इमेज दिखेगी। यहां पर भी रखेंगे इत्तू सी बच्चे की आंख, यहां पर भी रखेंगे तो आपको ये इमेज दिखेगी, क्योंकि आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिगर देखिए ताकि आपका क्लियर हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से, और मैं यही चाहता हूं कि आपके हर एक कंसेप्ट में मैं क्लेरिफिकेशन दूं और आप किसी को भी समझाने में आसानी। ये ऑब्जेक्ट यहां है, अब इससे आप बनाइए, तो एक रे ऐसे गई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है।
एक रे ऐसे गई, ठीक से जाओ ना, एक रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। इस दोनों को पीछे प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगी वहीं पर इमेज, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी अक्खा, मतलब कि आपके चक्षु, आपकी गोटियां यहां होनी चाहिए इस रेंज में, तभी आप इसके चक्षु मतलब इसके इमेज को देख सकते हैं। ये आपके अक्खा हो गया। नहीं, डबल नहीं, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसे यहां रखेंगे, इस आंख को यहां रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आप उस फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ऑब्जेक्ट रखना है और उसका इमेज फॉर्म करना है रे डायग्राम से। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, क्योंकि वो आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट बताएगा। तो रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए और देखिए कि दो मैक्सिमम, जो एकदम एक्सटेंडेड मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे है, उस दो के बीच में, ठीक है, दो एकदम आउटर और एकदम इस तरफ, उस दो के बीच में अगर आपकी आंख है तो आप उसके इमेज को देखेंगे। अगर नहीं है तो इमेज को आप नहीं देख पाएंगे, और जिस रेंज में आप देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, तो आप यहां पर पे भी इसको देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी, क्योंकि आप उस फील्ड में लाई कर रहे हैं। लेकिन इस वाले के लिए बस आप इतने ही रेंज में देख पाइएगा, और यही क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन, प्लेन मिरर का रोटेशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, दूसरे पॉइंट को समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे। पहले हम लोग इंसिडेंट रे को रोटेट करा कर देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं एक प्लेन मिरर बना रहा हूं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर पर मैं एक नॉर्मल डाल दूंगा। ये मैंने एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर है, इस पर एक रे आएगी, ठीक है, रेखा आई, किरण आई, ठीक है। यहां किरण पहुंची, इस किरण को शाहरुख खान नहीं मिला, किरण या नहीं मिला शाहरुख खान, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया I1, ठीक है। इसे आई, मान लीजिए आई, इसे शाहरुख खान नहीं मिला, बेचारी लौट गई, कितने से, उतने ही से। आई बराबर आर होता है, आपको मालूम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से चली गई। यहां मैं प्लेन मिरर के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लेन मिरर को कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं कि इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को थोड़ा नीचे, इसके एंगल को बदल दे रहा हूं। अब ये इंसिडेंट रे को मैंने थोड़ा नीचे रोटेट करा दिया, तो ये मान लीजिए अल्फा, तो नया जो एंगल हुआ वो क्या हुआ, I प्लस अल्फा, ठीक है, बात समझ गए। अब थोड़ा सोचिए कि इंसिडेंट रे को मैंने टिल्ट कर दिया, थोड़ा झुका दिया अल्फा डिग्री से, तो नई एंगल क्या हो गई, I प्लस अल्फा, नई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गई, I प्लस अल्फा। तो इसके साथ क्या होगा, ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो चूंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां काम करेगा, क्योंकि वो लॉ है, तो जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर। अगर आप सोचते हैं कि इसे इधर कर देंगे, अगर आप सोचते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा, तो फिर R में से घटाना पड़ जाएगा, और R में से घटाइएगा तो लॉ यहां फेल कर जाएगा। इस वजह से इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे भी आपको ऐसे ही जाएगी, और ये भी इतना अल्फा बनाएगी, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा R प्लस अल्फा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर थोड़ा कंसेप्ट समझना है कि हुआ क्या, हुआ ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी है ये, तो यहां पर 12 3 6 9, अगर मान लीजिए कि 12 3 6 9 में अगर मान लीजिए कि घड़ी आपकी चलती है इस तरह 3 6 9 12 ऐसे चलती,
तो इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी इसके अपोजिट चले 12 3 6 9, घड़ी अगर चलती है 9 6 3 12, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ गए। अब देखिए यहां जो इंसिडेंट रे है इसे आपने टिल्ट कराया है, कितना, कैसे घुमाया, इसको आपने ऐसे घुमाया है। ठीक है, ऐसे आपने ऐसे घुमाया, तो ये हुआ या ये हुआ, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इधर रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमी है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूम गई है, और ये वाली कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो बात समझिए यहां पर देखो मेरे बच्चों, देखिए यहां पर हुआ ये कि जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट कराइएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराते तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता। बस यही कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि यहां पर मैंने प्लेन मिरर के साथ कुछ नहीं किया, बस मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कराया। तो दूसरी पॉइंट आप समझ गए कि जब आप इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कराइएगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज होगा, अगर ये क्लॉकवाइज कराइएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आ रही है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कि एनसीईआरटी के अंदर उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है आपका रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक प्लेन मिरर ले लेता हूं। ठीक है, एक प्लेन मिरर ले लिए, ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया और इस पर ठाकी टिकी ठीक है, ठाकी टिकी ले लिए और यहां पर एक नॉर्मल डाल दिए, ये नॉर्मल, इसका नाम दे देते हैं N1 नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर काम ये करना है कि एक इंसिडेंट रे को लेकर आना। एक रेखा आई, किरण आई बेचारी को शाहरुख खान मिला नहीं, तो जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से निकल गई। तो ये हो गया I1 और इसे मान लीजिए R1। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम किसे रोटेट करा रहे हैं, प्लेन मिरर को। यहां हमने इंसिडेंट रे को रोटेट कराया था, लेकिन यहां पर हम किसे रोटेट करा रहे हैं, प्लेन मिरर को। तो जब यहां पर हम प्लेन मिरर को रोटेट कराएंगे तो प्लेन मिरर को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट करा सकते हैं। तो प्लेन मिरर यहां पर फिर से मैं रोटेट कराता हूं और रोटेटेड प्लेन मिरर को रेड से दिखा रहा हूं। देखिए इसमें भी दे देते हैं ठाकी टिकी। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने एक्चुअली में ये किया कि इस प्लेन मिरर को रोटेट करा दिया थीटा डिग्री। जब ये इधर इतना थीटा रोटेट हुआ है तो इधर भी थीटा रोटेट होगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो सीधे इसकी नजर इससे मिलाइए। क्या ये ऐसा है, नहीं क्लॉकवाइज नहीं, ये ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने प्लेन मिरर को कैसा रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा रोटेट कराया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। अब नया नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल भी देखिए जब ये ऐसे है, ठीक है, देखिए जब ये, इसको थोड़ा समझिए कि नॉर्मल क्या है। जब ये ऐसे है तो नॉर्मल है, जब हम इस प्लेन को ऐसे रोटेट करा देंगे तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। जब हम प्लेन को ही, मिरर को सीधा रखेंगे तो नॉर्मल भी वर्टिकल ही रहेगा, लेकिन जब हम मिरर को टेढ़ा कर देंगे तो नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कौन होगा, देखिए इसका नॉर्मल ये हो गया N2। ठीक है, अब देखिए अगर यहां थीटा है, दो प्लेन मिरर के बीच में अगर थीटा है तो दो नॉर्मल के बीच में भी थीटा होगा। अब ये कैसे है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मुझे समझा दो बस, ये बस मेरे दिमाग में इसे बैठा दो। तो लो मैं बैठा ही रहा हूं। देखिए ये उंगली इसके ऊपर 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये भी इसके ऊपर 90, दोनों को ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों को हम अगर ऐसे घुमाएं तो जितनी एंगल यहां बनेगी उतनी ही एंगल अंगूठे के बीच में भी बनेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे दो 90, ये इस पर 90 है, ये इस पर 90, मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब अगर ये यहां पर इतना थीटा डिग्री यहां घूमेगी तो यहां भी थीटा डिग्री। फिर से समझिए, ये प्लेन मिरर है, ये उसका नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है, ये उसका नॉर्मल है।
प्लेन मिरर को हमने थीटा डिग्री रोटेट कराया, तो जो थीटा डिग्री यहां रोटेट कराया वही थीटा डिग्री यहां भी होगा। इस वजह से ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखिए नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, नए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग रेड से ही दिखाएंगे, और ये हो गया I2 और ये हो जाएगा नया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट को हमने कुछ नहीं किया, इंसिडेंट वैसा का वैसा ही है, प्लेन मिरर को बस टिल्ट कर दिया, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे में बदलाव देखने को मिलेगा। और वो बदलाव क्या होगा देखिए रिफ्लेक्टेड रे को मैं रेड से ही दिखा रहा हूं ताकि आपको रेड वाले मिरर से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ये R2 हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 2 और ये है रिफ्लेक्टेड रे 1। तो हमें ये निकालना है कि इस R1 और R2 में कितना डिफ्लेक्शन हुआ। अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं x, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं थीटा डिग्री मिरर घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री रोटेट होगा, ये हमें निकालना है, मतलब x के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम कुछ काम करेंगे, कुछ मैथ्स करेंगे। इसका कंसेप्ट आप समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि हम लोग इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम मिरर को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी। कितना डिग्री घूमेगी यही हमें निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हमने ब्लैक कलर की एक प्लेन मिरर ली और उस ब्लैक कलर की प्लेन मिरर पर ब्लैक कलर का नॉर्मल डाल दिया, और फिर उस पर हमने इनिशियली एक ब्लू कलर की इंसिडेंट रे डाली, एंगल I1 बनाकर I और एंगल R1 बनाकर वो R1 निकल गई। अब हमने मिरर को रेड कलर की मिरर को जो ब्लैक थी उसे टिल्ट कर दिया, कितना थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अब चूंकि हमने मिरर को रोटेट कराया है तो इसके नॉर्मल में भी रोटेशन होगा, कितना डिग्री, थीटा डिग्री रोटेशन होगा। तो चूंकि इंसिडेंट को हमने चेंज नहीं किया, नॉर्मल चेंज हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया जिसे हम लोग I2 बोल रहे हैं, और एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो गया, रिफ्लेक्टेड रे R1 से R2 हो गया, तो ये कितना डिफ्लेक्ट किया इसे मान लेते हैं x। ठीक है, अब ये इस x के वैल्यू के लिए हमें काम करना है। अब जब हम इस x के वैल्यू के लिए काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे देखिए जरा। ठीक है, ये इस दो एंगल के बीच में इसे हम लोग इसे y मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम y मान लेते हैं। अब फिगर से देखिए R1 को, ये जो R1 है, इस R1 को लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इस R1 को लिख सकते हैं R1 बराबर x प्लस वाई, R1 बराबर x प्लस वाई। कोई दिक्कत, कोई तकल्लुफ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, R1 बराबर हो गया x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए R1 बराबर x ही निकालना, इसलिए x को रहने देते हैं, बेचारा कुछ मांग में नहीं रहा है। y को चेंज कर देते हैं, तो y को अपन क्या लिखेंगे, y को क्या लिखा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, y को क्या लिखा जाए। तो एक यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी, मिस्टेक यह है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है तो मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन N2 से R2 के बीच का हो जाएगा R2। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नेक्स्ट न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के लिए, और ये R2 हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। ब्लू वाला इनिशियल है पहले ब्लैक मिरर के लिए, और रेड वाला जो भी है वो रेड वाले मिरर के लिए। ठीक है, अब हम y को क्या लिख सकते हैं, तो y को लिखेंगे, ठीक है, y को क्या लिखेंगे, y को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस थीटा। तो y के जगह अपन लिख देते हैं, y के जगह R2 माइनस थीटा, y की जगह अपन क्या लिख दिए, R2 माइनस थीटा। अब देखिए R1, अब हम R1 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, R1 का काम तो हो गया है। हाँ, R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 I1 के बराबर है, तो R1 की जगह लिख देते हैं I1 x प्लस R2 माइनस थीटा। I1 को क्या लिख सकते हैं, तो I1 को लिख सकते हैं, ठीक है, I1 को लिख सकते हैं I2 प्लस थीटा। ठीक है, I1 को क्या लिखेंगे, I2 प्लस थीटा। तो यहां लिख दीजिए I2 प्लस थीटा इज इक्वल टू x प्लस R2 माइनस थीटा। अब देखें तो यहां पर I2 से R2 कट जाएगा ठाए, क्योंकि I2 और R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो बच गया यहाँ पर इस थीटा को इधर भेजेंगे तो थीटा हो जाएगा 2 थीटा बराबर x, मतलब कि रिजल्ट निकल गया x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब भी आप मिरर को रोटेट कराएंगे, जब भी आप मिरर को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइएगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप 30 डिग्री इधर घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री रोटेट होगा। अगर आप इसे 45 डिग्री रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप मिरर को 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। मतलब कि जितना आप मिरर घुमाइएगा उसका डबल रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, और जिस डायरेक्शन में मिरर घुमाइएगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके पास यहीं पर कर लेते हैं। थीटा अगर मान लीजिए रोटेट हमने कराया 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो x हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा बोले तो 2 इंटू 30 बोले तो 60 डिग्री, तो ये मुंह पर बनने वाला है। ठीक है, अगर आप 40 डिग्री घुमाइएगा तो वो 80 डिग्री घूमेगा, अगर आप 60 डिग्री घुमाइएगा तो वो 120 डिग्री घूमेगा, अगर आप 180 डिग्री घुमाइएगा तो वो 360 डिग्री घूमेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि एक मिरर है, उस मिरर पर लाइट इंसिडेंट करती है, प्लेन मिरर से बनाती है 30 डिग्री, प्लेन मिरर से बनाती है 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री बनाकर निकल जाती है। ये मैंने नॉर्मल बना दिया है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अब आप बताएं कि क्वेश्चन ये है कि इस मिरर को कितना घुमाएंगे जो ये रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे है वो रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन से निकल जाए, कितना मिरर को घुमाना होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बात समझ गए कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया और वो लाइट 30 डिग्री मिरर से बना रही है, तो 30 डिग्री बनाकर मिरर से निकल जाएगी। हम ये मिरर कितना घुमाएं जो ये रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे जा रही है वो ऐसे ना जाकर ऐसे हो जाए, मतलब ऐसे जा रही है तो ये वर्टिकल होकर निकल जाए, तो कितना चाहिए। तो सीधा कंसेप्ट, ये इसे वर्टिकल जाना है, तो वर्टिकल जाना मतलब कि इस वाले रास्ते में जाना है तो इसे कितना डिग्री और घुमाना होगा। तो ये 30 डिग्री पहले से है, अगर हम इसे 60 डिग्री और घुमाएं तो ये वर्टिकल हो जाएगी, मतलब कि R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, मतलब x बराबर 2 थीटा और x आपका कितना दिया हुआ है, कितना आ गया है 60 डिग्री, तो 2 थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये कि आपको इस मिरर को कितना डिग्री घुमाना होगा, 30 डिग्री घुमाना होगा, तब जाकर ये रिफ्लेक्टेड रे इसके वर्टिकल हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका रे डायग्राम बनाते हैं और फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट, ये प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन मिरर यहां हमने बना दिया। ठीक है, इस पर ये नॉर्मल और ये ऐसे रे आई, 30 डिग्री बनाई और ऐसे 30 डिग्री बनाकर ऐसे निकल गई। ठीक है, ये ऐसे 30 डिग्री बनाकर निकल गई। ठीक है, अब क्या करना है, मिरर को टिल्ट कर देना है। तो मिरर को हमने कितना टिल्ट करना है, 30 डिग्री टिल्ट करना है। तो जो मिरर यहां था उस मिरर को इसके ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये मिरर इतना ऐसे आ गई, इसका नॉर्मल हो गया ये। ठीक है, इसका नॉर्मल हो गया ये, तो और रिफ्लेक्टेड रे अब ये हो गया है, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी इससे दिखा देते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये। ठीक है, ये R2। अब देखें अगर, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी, ये कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 30 डिग्री, और ये नीचे आपने कितना घुमा दिया है, 30 डिग्री घुमा दिया। तो ये इसका रे डायग्राम है कि लाइट ऐसे आई और मिरर घुमाने से लाइट ऐसे चली गई, कितना डिग्री बनाकर, 30 डिग्री बनाकर, और आपने मिरर को कितना रोटेट कराया है, 30 डिग्री। रिफ्लेक्टेड इनिशियल और इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, तो 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन, इस ये x है और ये आपका थीटा है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 9। ठीक है,
चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 31 नए बुक में, 37 पुराने बुक में। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 37। नए बुक में ये 31 नंबर है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backwards as shown in figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen placed 1.5 meter away? ठीक है, तो इसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर यहां पर अपन बना लेते हैं। ये है चैप्टर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 9.37। ठीक है, अब देखिए 9.37 और न्यू बुक में कितना है? न्यू बुक में ये है 9.31 नंबर है फॉर न्यू बुक। ये ओल्ड के लिए, ओल्ड बुक में इतना नंबर मिलेगा। अब देखिए यहां पर फिगर इसका बना लेते हैं। ये फिगर यहां पर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये मिरर है यहां पर। ठीक है, ये मिरर है और इस मिरर की स्क्रीन से दूरी कितनी है? तो 1.5 मीटर। मिरर से स्क्रीन की दूरी कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट है नॉर्मली, तो इनिशियल स्पॉट इसका ये है। इनिशियल स्पॉट क्या है? देखिए इसका इनिशियल स्पॉट है इसका ये। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। लाइट जो है इंसिडेंट करी नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच टू ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर चैप्टर 4 मैटर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को बताता है, और उस गैल्वेनोमीटर में एक मिरर लगा हुआ है। अब उस मिरर पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई, तो जब वो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर यहां स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये मिरर है। ठीक है, स्क्रीन है और मिरर है, तो स्क्रीन पर यहां पर दिखा रही है वो स्पॉट, रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहां पर है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस, करंट की वजह से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट के प्रेजेंस को बताना। तो करंट की वजह से इस मिरर में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इस करंट की वजह से इस मिरर में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ है, और वो डिफ्लेक्शन कितना है? तो 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि मैं ये करता हूं कि इस मिरर को डिफ्लेक्ट करा देता हूं। ये मिरर ऐसे ठाके टिकी पुई। ठीक है, ये मिरर है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है? तो 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, इधर 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो अब 3.5 डिग्री का जब डिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे, इसे मान लेते हैं R1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, तो रिफ्लेक्टेड रे में बदलाव आएगा। कितना बदलाव आएगा ये हमने अभी समझा है। कितना बदलाव आएगा? 2 थीटा। ठीक है, तो अगर ये 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है तो जो रिफ्लेक्टेड होगा उसे ब्लू से दिखा देते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पहुंच गया सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे यहां, मतलब रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहां पहुंच गया, ये R2 है। ठीक है, तो जब यहां 3 पॉइंट, जब आप मिरर थीटा डिग्री रोटेट कराइएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा? 2 थीटा। तो जब यहां मिरर 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है तो यहां रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.5 डिग्री बोले तो 7 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि यहां पर मिरर डिफ्लेक्ट हुआ है कितना? 3.5 डिग्री। किस वजह से? करंट की वजह से। तो रिफ्लेक्टेड स्पॉट जो कि यहां था रेड, वो अब पहुंच गया है यहां। तो आपको बताना है कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस स्क्रीन पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये बनाना एकदम इजी है, आप फिगर समझ ही गए होंगे। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? बस इसमें कंसेप्ट यही लगाना था कि यहां का एंगल कितना होगा। तो वो इस कंसेप्ट से हम लोगों ने समझ लिया कि जब भी आप प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कराइएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? तो उसका 2 गुना।
तो यहाँ 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है, तो ये 7 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको दिया हुआ है और आपने थीटा इस वाले कंसेप्ट से निकाल लिया है। तो पी बी थीटा बोले तो tan थीटा, और tan थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर d बाई बेस हो जाएगा 1.5, और थीटा के जगह हम कितना डाल देंगे, tan 7 डिग्री। tan 7 डिग्री इज इक्वल टू d बाई 1.5, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 tan 7 डिग्री, और tan 7 डिग्री यहां सॉल्व कर लेते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू, और tan 7 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखें तो मिलेगा आपको 0.122, तो d का वैल्यू आ जाएगा 0.18 मीटर। ये इसका जवाब है। ये आपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बना लिया, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, वो भी इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हम लोग समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, मोस्टली नीट या जेई में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए और वो भी मजा आएगा। अगर आपको इतने में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपने डाउट को, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को आपके दिमाग से निकाल कर फेंक दूंगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझने के लिए ये हम लोग पहले समझ रहे हैं सिंगल रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए समझ रहे हैं, सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं कि एक मिरर लेते हैं, ये एक मिरर है, ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी पुई, ठीक है, ये एक मिरर हो गया। अब इस मिरर के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखें तो इस पर एक रे आई, एक रे आई, ये रे बेचारी ऐसे जाती, ये रे बेचारी ऐसे जाती, लेकिन चूंकि यहां पर मिरर है इस वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाकर आई थी, तो बेचारी आर बनाकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगी, तो डेविएट हो गई। डेविएशन मींस क्या होता है ये पहले समझिए। डेविएशन कहने का मतलब कि पाथ से भटक जाना, जिस काम के से आप गए हैं उस काम से हटकर कुछ और करने लगना। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि लोगों आपको पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगते हैं। ठीक है, तो वो डेविएशन कहलाता है। जैसे अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आगे बोर्ड लगा होता है एरो देकर डाइवर्जन, मतलब यहाँ काम है, आपको सीधे नहीं जाना है, इस वजह से काम की वजह से आपको ऐसे घूम कर निकलना होगा। तो ये रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, और प्लेन मिरर आ गया, इस वजह से ये इधर चली गई। तो रे जो रेखा है, ये जो रे रेखा है इस पूरे फेनोमेना को कैसे बता रही है ये थोड़ा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो रेखा है ये क्या कह रही है कि तुम एक दर्पण हो, मिरर, तुम एक दर्पण हो। ये रेखा क्या कह रही है, तुम एक दर्पण हो, तुम ना होते तो मेरी जिंदगी सीधी होती, लेकिन तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गई। और वो परिवर्तन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, बात समझ में आ रही है, ऐसी आ गया ऐसी, ठीक है। तुम एक रेखा करी कि तुम एक दर्पण हो, तुम ना होते तो मेरी जिंदगी सीधी होती, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये डेविएशन कितना होगा ये कैसे निकाले, तो एकदम इजी है। देखा जाए अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनेगा, तो बच्चा जानता है 180 डिग्री। कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री बोले तो पाई, ठीक है। तो पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इस 180 को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आर प्लस और एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम लोग डी से दिखाएंगे डी। तो पाई प्लस आई और आर आपस में इक्वल होता है, इसलिए 2i प्लस डी, तो d बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2i। बोलो मेरे बच्चों, देखिए पाई बराबर क्या आ गया, d बराबर क्या आ गया, पाई माइनस 2i। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2i। अब आप इसे मुंह पर बना सकते हैं। अगर 30 डिग्री से आई
तो कितना होगा 180, 30 दूना 60, 120 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री से आई, 40 दूना 80, 180 में से घटा दीजिए 100 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री से आई तो 45 दूना 90, 180 में से घटा दीजिए 90 माइनस 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दे कि ये इंसिडेंट करती है 30 डिग्री प्लेन मिरर, तो ये पूरा 90 होता है, आपको मालूम है ये पूरा 90 होता है। ये अगर 30 डिग्री दे दे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 दूनी 120 और 180 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आप सिंगल रिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद बात करेंगे डबल रिफ्लेक्शन की। डबल रिफ्लेक्शन देखिए, डबल रिफ्लेक्शन में क्या करना है कि बहुत अच्छे, ये एक प्लेन मिरर है, इस पर एक हमने दूसरा प्लेन मिरर लगा दिया है, लेकिन दोनों को ही मैं ठाकी टिकी और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे पर थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, और दोनों मिरर एक दूसरे पर कितने डिग्री से इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री। ये हम लोग कितने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? डबल रिफ्लेक्शन के लिए। डबल रिफ्लेक्शन इसलिए डबल मिरर होगा, और सिंगल रिफ्लेक्शन में सिंगल मिरर होगा। ठीक है, अब देखिए एक रे यहां से ऐसे आई, ये थीटा डिग्री, ये डिग्री कितना है? थीटा। देखिए थीटा। अब एक यहां से नॉर्मल अपन ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है। अब एक रे ऐसे आई, ठीक है, एक रे ऐसे आई, तो चूंकि आने वाला एंगल आई है जिसे हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और जाने वाला एंगल भी अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा? इस वजह से क्योंकि आई और आर आपस में इक्वल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है, आई और आर आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों को हमने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। तुम एक दर्पण हो, अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी सीधे होती, लेकिन तुम्हारे होने की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया, जिस दैट इज D1। ठीक है, इसे क्या हमने मान लिया? D1। ठीक है, तो D1 कितना होगा? D1 का फॉर्मूला यहां से आप लगा सकते हैं, पाई माइनस 2i। तो D1 आप निकाल लीजिए, D1 कितना हो जाएगा बताइए जरा? पाई माइनस 2 अल्फा, क्योंकि i क्या है? अल्फा है, इसलिए D1 निकाल लिए पाई माइनस 2 अल्फा। एकदम आसान है, मजे में पढ़िए एकदम, और धाकर नंबर लाइए। D1 बराबर पाई माइनस 2 अल्फा आ गया। अब यहां पर भी अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये अल्फा है तो इसे मान लेते हैं बीटा। अब ये रे यहां पहुंची, अब ये रे यहां पहुंची। जब ये रे एक बार परिवर्तन होने के बाद यहां पहुंची तो फिर से मिरर आ गया। अब ये क्या कहती है कि तुम एक हरामखोर हो, तुम ना होते तो मेरी जिंदगी सीधे होती, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। दैट इज D2। डेविएशन कितना हो गया? D2। कितना एंगल बनाकर जाएगी? इसे थोड़ा और बना देते हैं ताकि आपको फील हो कि बीटा है, बीटा बीटा आपस में इक्वल है। ठीक है, ठीक है, बीटा। अब देखिए ये भी बीटा है, और ये रे ऐसे चली गई, ये रे ऐसे चली गई। तो यहां पर जो D2 हुआ है, D2 कितना लिख सकते हैं बताइए चाचा? D2 लिखेंगे चाचा, ये इसी फॉर्मूला पर लिख देते हैं चाचा, D2 पाई माइनस आई की जगह क्या है? बीटा। तो D2 हमने निकाल लिया, D1 D2 हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकल्लुफ बिल्कुल भी नहीं। D1 भी निकाल लिए, D2 भी निकाल लिया। अब मुझे एक कंसेप्ट यहां यूज करना है, वो कंसेप्ट क्या है समझें। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट थोड़ा यहां पर फिर से लगाया जाएगा। 12 3 6 9 घड़ी हमारी चलती है 3 6 9 12, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। 12 3 6 9 घड़ी चलेगी 9 6 3 12, ऐसे नहीं चलती, इसलिए इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये D1 कैसा था? तो D1 है हमारा क्लॉकवाइज, तो D1 क्लॉकवाइज है, D2 भी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो चूंकि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो D नेट निकालने के लिए
डी नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज है। तो D1 प्लस D2, D1 कितना है पाई माइनस 2 अल्फा, प्लस D2 कितना है तो पाई माइनस 2 बीटा, पाई माइनस 2 बीटा। पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये हमने निकाल दिया डी नेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। अब दोनों को जोड़े क्यों है ये बात समझिए। दोनों को इस वजह से जोड़े हैं क्योंकि दोनों डेविएशन कैसा है क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों जुड़ेगा। अब 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसके लिए थोड़ा काम करना है, ठीक है। तो अब डी नेट ये अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इसके लिए थोड़ा काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और इसमें ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये 90 है, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ऊपर वाले में देखें अगर ध्यान से तो ये 90 है और ये बीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 90 माइनस बीटा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका हम नाम दे सकते हैं A, इसका नाम दे सकते हैं B और इसका नाम दे सकते हैं C। तो ABC एक ट्रायंगल है और आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां हम डाल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC ABC। तो ABC में क्या क्या जोड़ेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 और 90 से 180 कट गया, ठाए ठाए ठाए, तो थीटा बराबर आ गया है माइनस अल्फा माइनस बीटा को उधर भेज दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा। तो थीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अपन क्या डाल सकते हैं, थीटा। तो डी नेट निकल कर आ जाएगा, बोलिए तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। अब ये जो 2 पाई माइनस 2 थीटा आया है वो भी क्या होगा हमारा क्लॉकवाइज, क्योंकि D1 क्लॉकवाइज है, D2 क्लॉकवाइज है, तो डी नेट भी क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा एक चीज आप समझ सकते हैं कि इसके डेविएशन को हम अगर दिखाएं वेक्टर से तो कैसे दिखाएंगे। देखिए यहां पर बना दे रहा हूं मैं कि पहले ये आने वाली रे है, ये आने वाली रे, ठीक है, और ये जाने वाली रे। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, क्यों ये आने वाली रे ये और ये जाने वाली रे, ये जाने वाली रे, ठीक है। अब डेविएशन ये 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या है, ये R1 है, मतलब इंसिडेंट आने वाली, और ये फाइनल जाने वाली R फाइनल। तो कितना डेविएट होकर जा रही है, ये डेविएट होकर जा रही है। ये क्या है 2 पाई माइनस 2 थीटा, और आप देख सकते हैं ये कैसा है क्लॉकवाइज। तो अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 2 थीटा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पर क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्या होगा। सिंगल रिफ्लेक्शन समझ गए, डबल रिफ्लेक्शन समझ गए। सिंगल रिफ्लेक्शन में d बराबर पाई माइनस 2i, डबल रिफ्लेक्शन में 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन दी, थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के बीच का क्या है एंगल है, कौन, थीटा। अब ध्यान से जरा देखें तो d 2 पाई माइनस 2 थीटा हो गया। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। तो ये जगह मुझे खाली चाहिए तभी क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर क्वेश्चन दे कि एक प्लेन मिरर है ट्र, दूसरा प्लेन मिरर है ट्र, और दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है और एक इंसिडेंट करती है 30 डिग्री से, तो बताइए कि डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन होगा 180। कैसे आपको पता है सर, कैसे आप बता रहे हैं 180? तो मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई बोले तो 360, 2 थीटा बोले तो थीटा कितना है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 180, सॉरी 90 डिग्री। तो 90 दुना 180 और 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 180 डिग्री आएगा,
ठीक है, मतलब पाई डिग्री डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन सर मुझे रे डायग्राम भी बनाकर बताइए कि ये कैसे हो रहा है। तो लीजिए मैं बना देता हूं, परेशान ना होइए। आइए देखिए, ये 30 डिग्री से आई है तो ये 30 डिग्री से जाएगी, जिसे आना है उसे जाना है। ठीक है, डेविएशन कितना हुआ D1, डेविएशन कितना हुआ D1 निकाल लीजिए। ये क्लॉकवाइज डेविएशन है, D1 है क्लॉकवाइज, कितना डेविएशन हुआ तो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है पाई माइनस 2i। पाई बोले तो 180 डिग्री माइनस 2, आई कितना दिया हुआ है तो 30, तो 180 में से कितना गया 60, कितना आ गया 120 डिग्री। अब ये यहाँ पहुंची, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर का एंगल सर मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि कितना होगा। बच्चे बहुत ही आसान है, ये 90 डिग्री है आपको पता है, ये 30 है तो ये इतना होगा 60, और ये एक ट्रायंगल है तो ये 90 है, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब आपको ये मालूम है कि सर ये 90 है तो ये 90 है, ये 30 है तो ये हो गया 60, तो ये भी हो गया 60। डेविएशन ये ऐसे जाती, डेविएशन कितना हो गया D2 कितना होगा तो D2 हो जाएगा आपका 180 में से घटा देना है 2, थीटा कितना है 60, तो कितना हो गया 180 में से घटा दीजिए 120 तो हो गया 60। सर दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है सर, लीजिए जोड़ देते हैं, 120 प्लस 60, सर 180 डिग्री आंसर। सर आपने ये तो पहले ही बताया था और मैंने रे डायग्राम से भी बना दिया। तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप इस प्रोसेस से भी जाएंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा, और प्रोसेस से जाएंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। और रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। थीटा डिग्री अलग अलग वैल्यू डाल करके आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पर जो मैंने कहा था 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, तो यहां पर 2 पाई माइनस 2 थीटा पर डाले तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 2 थीटा, थीटा कितना है 90, तो 90 दूना 180, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही तरह से आप जवाब इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें अगर इतू सा भी प्रॉब्लम है आपको तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मैं गारंटी देता हूं कि ये लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, कंपलसरी है, कहना जरूरी है, और सब्सक्राइब करवाना भी कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।